नमस्कार दोस्तों। क्या आप आयकर रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं? कौन सा फॉर्म और कौन से डॉक्यूमेंट्स और डेडलाइंस? इस वीडियो में हम आईटीआर फाइलिंग के नियमों को आसान भाषा में कवर करेंगे। किसे आईटीआर भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म चुनें, एंड टीडीएस एंड एआईएस मिलान, ई फाइलिंग स्टेप्स एंड ई वेरिफिकेशन, रिफंड और कॉमन मिस्टेक्स, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया हो कि हम बात करने वाले हैं आईटीआर के रिटर्न के बारे में एंड रूल्स के बारे में एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न अब आपकी साल भर की आय यानी कि या फिर कटौतियां, टैक्स कैलकुलेशन और चुकाए गए टैक्स का आधिरिक स्टेटमेंट्स किसे आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है किसे आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आता है जिसकी कि टोटल बेसिक अजम्पशन लिमिट से अधिक हो। ठीक है। और सेकंड आता है आपका पॉइंट टीडीएस कटा है लेकिन आय कम है, रिफंड क्लेम के लिए। ठीक है। और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ आपकी स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि आपकी फॉरेन एसेट्स होगी, इनकम होगी एंड कंपनी ऑफ फर्म एलएलपी पार्टनर एसेट्रा। इन केसेस में जो कि आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस स्पेशल कंडीशंस हैं, ये चीज़ आपकी एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को क्लेम कर सकते हैं, आपसे सेट ऑफ कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। एंड जैसे कि हमारा आता है, जैसे कि हम टोटल इनकम जब हम फाइंड आउट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए क्या देखा जाता है? उसके लिए देखा जाता है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड आपकी हेड्स ऑफ इनकम चेकआउट की जाती है। तो हम उसको पूरे एंड में कवर करेंगे। ठीक है। जो आपकी जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, क्लबिंग हो गया, माइनर इनकम, ये कौन से केस आ गए? ये आपके एक स्पेशल केस है जो अपने केस के अनुसार नियम देखे जाते हैं जिनके अंदर की। इसके बाद आता है आपका सेकंड टॉपिक ड्यू डेट एंड लेट फाइलिंग एंड लेट फीस एंड इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है। तो अब उसके बारे में बात करेंगे। अगर नॉन ऑडिट केस में अगर आईटीआर की ड्यू डेट आमतौर पर 31 जुलाई होती है और ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर और टीपी मामलों में होती है 30 नवंबर होती है। और असेसमेंट ईयर के अनुसार बदलाव संभव होते हैं। एंड लेट फाइलिंग पर जो कि लेट फीस लगती है सेक्शन 234 एफ में आय के स्तर के अनुसार निर्धारित है। एंड इंटरेस्ट जो कि लगता है सेक्शन नंबर 234 ए, बी एंड सी, इसके अंदर में की लगता है आपका डिले या फिर एडवांस टैक्स जो कि शॉर्टफॉल पर लागू होता है। एंड ड्यू डेट तक फाइल करें ताकि लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकें और कुछ डिडक्शंस ना छूटे। तो अगर आप लेट को अगर इनकम टैक्स को फाइल करोगे तो उसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। एंड इसके बाद करने वाले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो कि हमारी चेक लिस्ट आती है। तो उसके अंदर में क्या आता है आपका? फर्स्ट होता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। एंड उसके बाद नेक्स्ट लगता है आपका डॉक्यूमेंट में बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगती है। एंड नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म नंबर 16, ठीक है, जो कि फिलअप करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट आता है फॉर्म 16 ए, 16 सी एंड 16 बी, और जिसके अंदर की आपका टीडीएस होता है एंड टीसीएस जो कि आपको चेकआउट करना पड़ता है। एंड फॉर्म 26 ए एस, पिछला ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड एआईएस एंड टीआईएस एंड होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट एंड रेंट रिसीप्ट, लैंडलॉर्ड पैन कार्ड एंड कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट्स। ठीक है। ये सारी क्या चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स। एंड चैप्टर 6 का प्रूफ एंड बिजनेस प्रोफेशनल बुक्स, टर्नओवर, प्रेजेंटिव डिटेल्स, फॉरेन एसेट्स, इनकम डिटेल्स, ये सारे क्या थे? आपके डॉक्यूमेंट्स थे। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? पैन, आधार, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, फॉर्म नंबर 16 एंड फॉर्म 16 ए, 16 सी एंड 16 बी, एंड फॉर्म नंबर 26 ए एस, ए आई एस, टी आई एस को डाउनलोड करना। एंड होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट एंड रेंट रिसीप्ट, लैंडलॉर्ड का पैन एंड कैपिटल गेन स्टेटमेंट। और उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर
6A का जो कि प्रूफ होता है 80C 80D एंड 80G एक्सेट्रा एंड बिजनेस प्रोफेशनल बुक्स टर्नओवर हो गया, प्रिस्क्रिप्टिव डिटेल्स हो गया, फॉरेन एसेट्स, इनकम डिटेल्स, ये सारे क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड टॉपिक जो कि आता है आईटीआर फॉर्म्स का, कैसे हम सिलेक्शन करें। अगर आईटीआर नंबर 1 की बात करते हैं जो कि आपका होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा, ठीक है, कौन से केस में एनओआर का केस हो गया, यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का एनआरआई नहीं होना चाहिए। फिर आय जो कि इनकम होती है वो सैलरी के बेस पे होती है, एक हाउस प्रॉपर्टी और कोई एसेट्रा आपकी जो भी इनकम सोर्स है, कुछ आय और शर्तें इसमें दी गई है, ठीक है। एंड आईटीआर नंबर सेकंड के लिए आपके इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनके पास कैपिटल गेन्स एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी हो, फॉरेन इनकम हो, एसिड्स हो, एसेट्रा एंड पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आईटीआर नंबर 3 फाइल करने के लिए इंडिविजुअल होना चाहिए, एचयूएफ, वो भी उसमें जो सेकंड था आईटीआर नंबर सेकंड उसमें पीजीबीपी नहीं था, आईटीआर नंबर थर्ड के अंदर पीजीबीपी इंक्लूड है। एंड आईटीआर नंबर 4 के अंदर में प्रेजेंटिव इनकम है सेक्शन नंबर 44 एडी 44 एडीए एंड 44 एई के लिए उपयोग शर्तें हैं कुछ, ठीक है। एंड आईटीआर नंबर फाइल के लिए फॉर्म कर सकती है, एलएलपी करती है, एओपी एंड बीओआई एसेट्रा ये चीज कर सकते हैं। आईटीआर नंबर फाइल 5 को फाइल करेंगे एंड आईटीआर नंबर 6 को कौन फाइल करेगा, कंपनीज करेगी, अदर देन चैरिटेबल एग्जेम्पशन जो कि चैरिटेबल होती है आपकी सेक्शन 8 कंपनीज आती हैं, ठीक है, वो आईटीआर नंबर 6 को फाइल नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली कंपनीज करेंगी। एंड आईटीआर नंबर 7 होता है जो कि ट्रस्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, स्पेसिफिक पर्सन हो गए, ठीक है, वो कौन से करते हैं आईटीआर नंबर 7 को फाइल करते हैं सेक्शन नंबर 139 4A से 4F तक के। और अगर आप गलत फॉर्म उनका अगर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग करते हैं या फिर डिफेक्ट नोटिस आ सकता है आपके पास, ठीक है। एंड जो कि आते हैं आपके हेड्स ऑफ इनकम, हमने जैसे ही बोला था जो आपके हेड्स ऑफ इनकम, पहले क्या होता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है हेड्स ऑफ इनकम, देन आपका क्या निकल के आता था ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U के अंदर में जो कि डिडक्शन गिवन होता था क्वेश्चंस में, ठीक है। एंड आपकी जो आती है अब हेड्स ऑफ इनकम में, हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन सी होती है आपकी, सैलरी होती है, हाउस प्रॉपर्टी होती है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। अब बात करते हैं सैलरी के अंदर में कौन सी आती है आपकी, जो कि टैक्सेबल होती है, यानी कि सीटीसी टैक्सेबल सैलरी होगी, जो कि एग्जेम्पशन होती है आपकी, एचआरए की सैलरी एंड लीव इनकैशमेंट टूल स्टैंडर्ड डिडक्शंस। और हाउस प्रॉपर्टी में किसकी इनकम आती है, एसओपी की, एलओपी की एंड जो कि एसओपी क्या होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड एलओपी यानी कि लैंड ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड नेट एनुअल वैल्यू इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24B के अंदर में। और लॉस को क्या कर सकते हैं सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड पीजीबीपी के अंदर में कौन सी इनकम आती है, अगर बुक्स वर्सेस प्रेजेंटिव हो गया, अलाउेबल एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, ऑडिट ट्रिगर्स हो गए, एंड ये सारे आते हैं आपके पीजीबीपी के अंदर में। एंड फोर्थ आता है आपका कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स कौन कौन सी इनकम से होते हैं आपके, जैसे कि अगर इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारा इसके कैपिटल गेन के अंदर दो होता है हमारा, एक एलटीसीजी होता है, एक एसटीसीजी होता है। एलटीसीजी की यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीसीजी के यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। एंड आपके इस केसेस में आपके कुछ स्पेशल रेट्स होते हैं एंड एग्जेम्पशन होती है 54 सीरीज की। एंड अदर सोर्सेज में आता है आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, टीडीएस, फैमिली पेंशन एंड विनिंग, विनिंग यानी कि क्या जिसको कि हम कैजुअल इनकम भी कहते हैं, ठीक है। एंड क्लबिंग प्रोविजंस को क्या कर सकते हैं हम सेट ऑफ भी कर सकते हैं, जो आपके लॉसेस हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी आपका लॉस है आप उसे नेक्स्ट ईयर में क्या कर सकते हैं, आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं हम रिजीम्स के बारे में। रिजीम्स भी कौन सी होती है हमारी, दो तरीके की होती है, एक होती है ओल्ड रिजीम, एक होती है न्यू रिजीम। अब हम न्यू रिजीम में की बात करते हैं, अगर न्यू रिजीम में कम रेट्स पर कम डिडक्शन मिलता है एंड ओल्ड रिजीम में ज़्यादा डिडक्शन मिलता है एंड एग्जेम्पशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों रिजीम्स में टैक्स कैलकुलेट करें, ठीक है, जहाँ कम टैक्स वहीं चुने, ठीक है। और सैलरी के लिए जो एम्प्लॉयर का डिक्लेरेशन होता है या फिर ऑप्शन होता है बदलने के नियम नोट कर ले। एंड नॉन सैलरीड के लिए ऑप्टिंग टाइमलाइंस अलग हो सकती हैं, ठीक है। एंड अगर कॉमन डिडक्शंस लॉस्ट इन न्यू रिजीम है वर्सेस अवेलेबल इन ओल्ड रिजीम एंड सेक्शन नंबर 80C और एचआरए एक्सेट्रा, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं टीडीएस एंड टीसीएस
फॉर्म नंबर 1626 AIS TIS, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। हम फॉर्म नंबर 16 की बात करते हैं, जो कि बात करते हैं सैलरी का। 16A 16B एंड 16C और एसेट्रा एंड 20AC, इसके बात करता है AIS एंड TIS। क्या है आपका? डिटेल्स रिपोर्टिंग्स है। AIS एंड TIS क्या आपका डिटेल्स रिपोर्टिंग है, इनका मिलान जरूरी है। ठीक है, अब क्या करें, इसका प्रोसेस की बात करते हैं तो 26AS और AIS डाउनलोड करना पड़ता है, और इंटरेस्ट डिविडेंड कैपिटल गेन्स को ब्रोकरेज बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल करें, और मिसमैच हो तो फीडबैक करेक्शंस दर्ज करें। एंड TCS क्रेडिट कार्ड हो गया, फॉरेन ट्रेवल्स भी चेक कर लें। अगर उसमें आपका कोई भी अगर TDS भी आपका डिडक्टेड है तो आप उसे जरूर शो करें अपनी ITR फाइलिंग करते समय। एंड AIS में डुप्लीकेशन या टेंटेटिव एंटिटीज एंट्री एंट्रीज हो सकती हैं, समझ कर रिपोर्ट करें उसे। ठीक है, और अगर ई फाइलिंग स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं, तो अगर इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें, ई फाइल का ऑप्शन होता है, उसमें जाके सिलेक्ट करें एंड इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करें एंड फाइल करें ITR। एंड जो आपका असेसमेंट ईयर को चुने, जो कि आपका असेसमेंट ईयर होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन में, मोड को अगर सेलेक्ट करें एंड एप्लीकेबल ITR फॉर्म को सिलेक्ट करें, जो कि आपके ITR नंबर होते हैं कि 1 2 3 जिसमें भी आपको फाइल करना है। एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट रिव्यू करें, एंड जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक के डिटेल्स को सबमिट करें। एंड इनकम डिटेल्स, अगर सैलरी आपकी फॉर्म नंबर 16 से, एंड हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स, ठीक है, ये इस किस में आती है, तो आपकी इसमें इनकम इनकम डिटेल्स को आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके हेड्स ऑफ इनकम है। एंड डिडक्शन जो कि 80C के अंदर होता है, PF हो गया, LIC, ELSS, एंड 80D आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, एंड 80G आता है डोनेशन, एंड 80TTA एंड TTV एक्सेट्रा। एंड 7th स्टेप होता है आपका जो कि टैक्स पेड होता है। पहले तो हमें देखना पड़ता है कि स्टेप्स में आपको डाउनलोड करना पड़ता है कि हमारा जो TDS या TCS वो तो अगर हमारा डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम उसको भी अगर हम क्लेम कर सकते हैं TDS को भी। ठीक है, अगर एडवांस हो गया, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो उसके लिए कौन सा होता है आपके लिए, ITR नंबर 7 को फाइल करना पड़ता है। एंड रिव्यू एंड कंप्यूट टैक्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि आपकी अकॉर्डिंग टू बेसिक अजम्पशन लिमिट्स के अकॉर्डिंग होती है। एंड ओल्ड रिज्यूम हो गया, न्यू रिज्यूम्स हो गया, ठीक है, इसमें कंपैरिजन होता है। ठीक है, एंड वैलिडेट एरर्स को चेक करें और प्रोसीड टू वेरीफाई करें, और हर स्टेप पर सेव ड्राफ्ट करें। बैंक प्री वैलिडेशन और प्राइमरी अकाउंट चुनना ना भूलें, रिफंड इसी में क्रेडिट होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है हमारा ई वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग। और रिफंड के ऊपर अगर ई वेरीफाई के अगर ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, आधार कार्ड का OTP, नेट बैंकिंग एंड डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड EBC का, एंड डिजिटल आपके सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ता है। एंड प्रोसेसिंग के लिए बात करते हैं तो ITR सबमिट व ई वेरीफाई के बाद CPC प्रोसेस करता है, रिटर्न स्टेटस ट्रैक करें। और रिफंड के लिए प्री वैलिडेट बैंक में गलत IFSC नाम सीडिंग्स पर रिफंड फेल हो सकता है, रिफंड री इशू ऑप्शन उपलब्ध होते हैं इसके अंदर, जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं बाद में। एंड CPC इंटरमेशन अंडर सेक्शन 143 का सबसेक्शन नंबर 1, जो कि बात करता है ईमेल हो गया पोर्टल पर, जो भी आपका जो भी सेलेक्ट करा उसे चेक कर ले, और मिसमैच हो तो उसे रेक्टिफाई करें। एंड इसके बाद आता है आपका कॉमन मिस्टेक्स, जो कि प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस नोटिस से निपटना कैसे चाहिए। ठीक है, तो AIS और या फिर आपका 26AS से मिसमैच डिडक्शन एग्जेम्पशन गलत क्लेम होता है। और नेक्स्ट होता है आपका कैपिटल गेन की गलत टैक्स, जो कि होता है आपका टैक्स रेट्स होते हैं वो गलत अगर आप फाइल करते हो, फिर होल्डिंग पीरियड को चेकआउट नहीं करते। ठीक है, अगर मोर देन 12 मंथ होता है तो आपका LTCG आ जाता है, एंड अगर लेस देन होता है आपका 12 मंथ तो आपका STCG आ जाता है। एंड हाउस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में की बात करते हैं, अगर इंटरेस्ट लिमिट और LOP को सेट ऑफ मिस हो गया अगर, तो वो आता है आपका मिस्टेक्स होती है, जो कि आपकी कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। एंड बिजनेस में कैश रूल्स ऑडिट ट्रिगर्स को इग्नोर करना, एंड बैंक प्री वैलिडेशन ना करना, रिफंड इशू। एंड नेक्स्ट आता है आपके कुछ जो कि आपका प्रैक्टिकल होता है कुछ। ठीक है, साल भर रिकॉर्ड रखें, जैसे कि आपके जो भी आपकी बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं, उसको आप पूरा प्रॉपरली रिकॉर्ड करें विद बिल्स। और
पीरियोडिक चेक करें एंड एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स टाइमली। और अगर आप एडवांस टैक्स पे करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, डिडक्शंस मिलते हैं, ठीक है। रिबेट कह सकते हैं, आपको रिबेट भी मिलती है उसके अंदर केस में, एडवांस टैक्स के केसेस में। एंड फॉर्म 10 से लेके 10E तक ऑप्शन टाइमलाइंस होते हैं जहां लागू का पालन करा जाता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन में जो कि आपका प्रूफ को स्कैन किया जाता है, डोनेशन रिसिप्ट चेक की जाती है एंड रेंट का एविडेंस दिया जाता है। एंड 139 का सबसेक्शन नंबर 9 में डिफेक्टिव जो कि फिक्स एंड रीसबमिट करना होता है। एंड 143 1 के अंदर में इंटीमेशन एग्री एंड रेक्टिफाइड का होता है ऑप्शन। एंड सेक्शन नंबर 143 का सबसेक्शन नंबर 2 और 148 में आपका प्रोफेशनल हेल्प लें उससे, ठीक है। एंड इसके बाद करने वाले हम सैलरीड का, जो कि एग्जाम्पल है जो कि ओल्ड वर्सेस न्यू के कंपैरिजन में, ठीक है। मान लीजिए राहुल की ग्रॉस सैलरी 9 लाख है और HRA एलिजिबल है 80C में 1.5 लाख और 80D में 25,000 है, ठीक है। ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस के बाद टैक्स टैक्स एक्स एक्स आता है एंड न्यू रिजीम में डिडक्शन सीमित होने से टैक्स वाई दोनों से जो कम हो से चुने जाते हैं। एंड कैपिटल गेन का एग्जांपल लेते हैं अगर, जैसे कि मनीषा ने इक्विटी MF यानी कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स 15 महीने के बाद बेचे, तो क्या हो गया, वो हमारा LTCG हो गया यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया सेक्शन नंबर 112A में। और 1 लाख तक की जो कि डिडक्शन मिलती है एंड जो कि आपका बैलेंस होगा उस पर क्या होता है, आपका बेसिक एजम्पशन लिमिट पे लागू होते हैं। एंड आपका डेट फंड हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अलग आपके रूल्स लगते हैं। एंड होल्डिंग पीरियड, इंडेक्सेशन एंड एग्जेम्पशन सेक्शन 54 54F एंड 54EC जो कि आपका देखना जरूरी होता है। एंड प्रेजेंटिव बिजनेस में अगर सेक्शन नंबर 44AD में, ठीक है, जो कि छोटे व्यापारी या फिर प्रोफेशनल टर्नओवर रिसिप्ट शर्तों के तहत प्रेजेंटिव चुन सकते हैं, ठीक है। बॉक्स एडवांस टैक्स, ठीक है, ऑडिट डिटेल्स पर ध्यान दें और एग्जिट री एंट्री रूल्स समझकर निर्णय लें। एंड इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, ऑन जो कि आता है आपका टाइमिंग की बात करते हैं। अगर ड्यू डेट आमतौर पर 31 जुलाई से 31 अक्टूबर और 30 नवंबर जो कि असेसमेंट ईयर स्पेसिफिक है। एंड चेक लिस्ट ऑनलाइन रीड करें एंड फॉलोमेंट्स में लॉग इन करें एंड सेलेक्ट करें असेसमेंट ईयर एंड चूज करें अपना ITR जिसमें आपको फाइल करना है एंड फिल करें अपना इनकम एंड डिडक्शन एंड टैक्स पेड करें एंड रिव्यू एंड वेरीफाई करें। एंड अगर AIS अगर मिसमैच होता है तो फीडबैक दें। एंड अगर जो कि आपका कुछ अलर्ट होते हैं जैसे कि बैंक प्री वैलिडेशन, स्मूथ रिफंड्स। एंड आई होप आपको ये सब समझ आएगा इस वीडियो में, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।